सीसीटीवी 1920 के दशक से ही मौजूद है और इस तकनीक को 1940 के दशक में परिष्कृत किया गया था। अब सीसीटीवी कैमरे हमारे जीवन का हिस्सा है और हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। पुलिस जांच में सीसीटीवी अहम सुराग बनता है क्योंकि कई अपराधी भूल जाते हैं कि उन पर कितने कैमरे नजर रख रहे हैं। नंबर 10, 32 वर्षीय नताली मैकनेली, जो लर्गन उत्तरी आयरलैंड की रहने वाली थी, ने हाल ही में नवंबर 2022 में पता लगाया था कि वह गर्भवती है। स्टीफन मैकुलोच और उनका परिवार नए मेहमान के आने से बेहद खुश थे। 1 महीने बाद नताली गायब हो गई, जिससे यह नॉर्दर्न आयरलैंड का सबसे जटिल मामला बना। स्टीफियर और नताली की 2022 की गर्मियों में डेटिंग ऐप पर मुलाकात हुई और वे जल्दी ही करीब आ गए। स्टीफन, जिन्हें वॉर्टेक्स एक्सन 07 के नाम से जाना जाता था, कंटेंट क्रिएटर और स्ट्रीमर थे। वे डॉक्टर हू पर वीडियो बनाते और GTA जैसी वीडियो गेम्स स्ट्रीम करते थे। करीब 40,000 सब्सक्राइबर्स के साथ वे अपने क्षेत्र में एक पहचान बनाने की राह पर थे। नताली के साथ अपने छोटे से रिश्ते के दौरान भी स्टीफन लगातार कंटेंट अपलोड करते रहे और उम्मीद करते रहे कि एक दिन ये नई फैमिली के लिए गुजारे लायक पैसे कमा सकेगा। जल्द ही उसका चैनल और लाइव स्ट्रीम्स उस अपराध के मुख्य सबूत बनेंगे जिसे वो छुपा रहा था। 18 दिसंबर 2022 को स्टीफन ने YouTube चैनल शुरू किया और GTA वाइस सिटी की 6 घंटे की लाइव स्ट्रीम की, लेकिन दर्शकों को कुछ गलत लगा। वह आमतौर पर अपने छोटे वफादार फैन बेस से बात करता था, लेकिन आज रात तकनीकी समस्याओं के कारण ऐसा नहीं कर सका। एक दिन बाद 19 दिसंबर 2022 को स्टीफन को गार्डाई से फोन आया कि उसकी गर्लफ्रेंड नताली अपने घर पर मृत पाई गई है। ये खबर लर्गन की कम्युनिटी को झटका थी और जिम्मेदार की तलाश शुरू हुई। जांच शुरू होने के कुछ घंटे बाद जांचकर्ताओं को सीसीटीवी में एक अजीब शख्स नताली की प्रॉपर्टी की ओर जाता और लौटता दिखा। क्राइम सीन पर किसी संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, जिससे उन्हें लगा कि उस पर शायद किसी ऐसे व्यक्ति ने हमला किया था जिसे वह जानती और भरोसा करती थी। स्टीफन मुख्य संदिग्ध था, पर एक समस्या थी। नताली पर हमले के वक्त स्टीफन लाइव स्ट्रीम कर रहा था, लेकिन स्टीफन राज छुपा रहा था। डिजिटल फॉरेंसिक टीमों ने उसके डिवाइसों की जांच की और पाया कि लाइव स्ट्रीम असल में 4 दिन पहले ही रिकॉर्ड की गई थी, जिससे यह साफ हो गया कि वो अपने दर्शकों के साथ बातचीत क्यों नहीं कर पा रहा था। इस जानकारी से जांचकर्ताओं ने सीसीटीवी फिर देखा और पहचान लिया कि वो स्टीफन था। ये बात गवाहों के बयानों और हमले से कई घंटे पहले फोन के निष्क्रिय होने से साबित हुई। फरवरी 2023 में स्टीफन को नताली पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दुर्भाग्य से नताली के परिवार के लिए न्याय की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। स्टीफन के वकीलों ने मुकदमे के लिए कई याचिकाएं दायर की। आखिरकार मार्च 26 में एक जूरी अदालत में इकट्ठा हुई ताकि मामले को सुने और अपना फैसला सुनाए। जूरी के बर्खास्त होने के 2 घंटे बाद वे फैसले के साथ लौटे और स्टीफन मैकुलोच को अपनी गर्भवती गर्लफ्रेंड पर हमले का दोषी पाया। जून 26 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें न्यूनतम अवधि 31 साल की थी। नताली के परिवार ने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और चाहते हैं कि नताली को उसकी असली जिंदगी के रूप में याद किया जाए। उसके भाई नील ने BBC को बताया कि वह सबसे अच्छी बहन थी, उसका दिल सोने जैसा था। दूसरों ने उसे एक ऐसी किरण बताया जो सबको प्यार करती थी और सबके जीवन में खुशियां लाती थी। अगर आप या कोई जानने वाला घरेलू हिंसा झेल रहा है तो मदद मिल सकती है। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप 1-800-799-7233 पर कॉल कर सकते हैं। यूके में 88-2000-247 पर कॉल करें। कनाडा में 1-870-970-90 पर कॉल करें। आयरलैंड में 8800-341-900 पर कॉल करें या जानकारी के लिए स्थानीय शरण स्थल से संपर्क करें। आपको ये सब अकेले नहीं करना है। नंबर 9, एथेंस, ग्रीस।
6 लाख की आबादी के साथ ग्रीक संस्कृति और इतिहास का केंद्र है। एथेंस की गलियां हजारों साल के इतिहास और सभ्यता में डूबी हैं और हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। साल 26 में एथेंस एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में आएगा। 28 अप्रैल 26 की शुरुआत इस देश में किसी आम दिन की तरह हुई। बच्चे स्कूल जा रहे थे और बड़े लोग सड़कों पर अपने काम के लिए तैयार हो रहे थे। सुबह बीतते ही ट्रैफिक कम हुआ और सड़कों पर ज्यादातर पर्यटक दिखे। करीब दोपहर 12 बजे केरामेकोस इलाके से तेज धमाके सुनाई दिए। इसके बाद ग्रीस के आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल्स बढ़ गई क्योंकि लोग जान बचाने को भागे। गवाहों के अनुसार उन्होंने एक आदमी को ट्रेंच कोट पहने हुए देखा जो एक आग्नेयास्त्र छुपाए हुए था। कुछ सेकंड बाद उसने नेशनल सिक्योरिटी फाउंडेशन बिल्डिंग में कर्मचारियों और नागरिकों पर गोली चला दी, जो पेंशन के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। एक कर्मचारी को उस समय पैर में गोली लगी जब वह अपने सहकर्मियों और ग्राहकों को सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहा था। कुछ सेकंड में वो आदमी बाहर निकला, टैक्सी बुलाई और चला गया। उसका अगला निशाना अम्बेलुकोपी जिले की अपील अदालत था। हथियार छुपाने के कारण वह आसानी से सुरक्षा पार कर अदालत के क्लर्कों पर गोली चलाने लगा और कॉल्स आईं और ग्रीक पुलिस खुद को 2 अपराध स्थलों के बीच बटा महसूस करने लगी। कुल मिलाकर 5 लोग घायल हुए, 1 पुरुष और 4 महिलाएं, और सुरक्षा कांच तथा तेज सूझबूझ की वजह से वे जानलेवा चोटों से बच निकले। घटना स्थल सुरक्षित होते ही और पीड़ितों को बचाने के बाद एथेंस पुलिस ने तलाश शुरू की। चूंकि उस आदमी ने सरकारी इमारतों पर हमला किया था, पुलिस को पता था कि उनके पास सीसीटीवी सबूतों की भरमार है जिनका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। साइबर क्राइम टीमों ने संदिग्धों की गतिविधियों का डिजिटल ट्रेल बनाने के लिए शहर के कैमरों की कई घंटे जांच की। हमले के कुछ घंटों बाद ही मीडिया में तस्वीरें फैला दी गई और तुरंत ही सूचनाएं आने लगी। उसी शाम एथेंस पुलिस ने बताया कि हमलों के मामले में एक 89 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। सीसीटीवी में दिखा कि वह व्यक्ति पहली इमारत में गया, फिर टैक्सी बुलाकर भाग गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए गवाहों के बयानों और फोरेंसिक सबूतों का उपयोग किया। पेंशन भोगी का नाम मीडिया को नहीं बताया गया, मकसद भी स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक व्यक्ति ने वहां लिफाफे फेंके और पीड़ितों से कहा कि वे ही कारण है। ये सिर्फ अटकलें हैं। हालांकि ग्रीस के कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि कम पेंशन दरों का उसके हमले पर असर पड़ा हो सकता है। दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में ग्रीस में आग्नेयास्त्र अपराध बहुत कम है। 2023 में प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.33 आग्नेयास्त्र से हुई हत्याएं हुई थी। ग्रीस में सख्त लाइसेंसिंग नियमों के तहत निजी हथियार रखना अनुमति है। पेंशन भोगी के खिलाफ मामला फिलहाल चल रहा है और पुलिस इस बारे में चुप्पी साधे हुए है कि अभियोजन और सजा कैसे आगे बढ़ेगी। नंबर 8। 18 वर्षीय हेनरी नोवाक एक होनहार युवक था। 25 की गर्मियों में उसे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में अकाउंटिंग और फाइनेंस में प्रवेश मिला। कुछ महीनों बाद ब्रिटिश पुलिस ने ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी जांचों में से एक शुरू की। दिसंबर 2025 तक हेनरी अपनी नई छात्र जीवन में ढलने लगा था। वह पब गया, देश भर के लोगों से दोस्ती की और एक छात्र पसंदीदा डिश रेमन नूडल्स बनाई। 3 दिसंबर हेनरी के लिए एक साधारण दिन था। उसने आखिरी लेक्चर पढ़ा, नोटबुक बंद की और क्रिसमस के लिए घर लौटने को सामान पैक करने लगा। उस शाम हेनरी और यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम ने अपने स्थानीय पब में मिलने का फैसला किया ताकि वे यूनिवर्सिटी के छात्र के रूप में अपना पहला टर्म पूरा करने का जश्न मना सकें। मदिरा बहती रही, लोग बातें करते रहे और हर कोई अपनी क्रिसमस की योजनाओं के बारे में बात कर रहा था। रात करीब 11 बजे सीसीटीवी ने हेनरी को हॉबिट पब में घुसते रिकॉर्ड किया। कुछ देर बाद वो बिना ड्रिंक ऑर्डर किए निकल गया। इसके बाद सीसीटीवी ने हेनरी को अपने हाथ में फोन लिए अकेले अपने ठिकाने की ओर लौटते हुए रिकॉर्ड किया। चलते समय हेनरी ने स्नैपचैट वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और जैसे ही वह बेलमोंट रोड पर पहुंचा, उसकी मुलाकात 23 वर्षीय विक्रम सिंह डिगवा से हुई। पुलिस को वह वीडियो मिला जिसमें विक्रम हेनरी से दूर जाता है और हेनरी चिल्लाता है,
तुम बुरे आदमी हो। कहो कि तुम बुरे आदमी हो, बोलो। रिपोर्ट्स के अनुसार विक्रम मुड़कर बोला, मैं बुरा आदमी हूं, और हेनरी के हाथ से उसका फोन छीन लिया। हेनरी का फोन छीनने के बाद विक्रम ने अपनी कृपाण निकाली, जो सिखों द्वारा उनके धार्मिक कर्तव्य के तहत पहनी जाती है, और हेनरी पर हमला करना शुरू कर दिया। उसे छाती, पैर और चेहरे पर मारा। बेलमोंट रोड के लोगों ने झगड़े की आवाज सुनी और हेनरी को लड़खड़ाते देख तुरंत 9 पर कॉल किया। कुछ ही मिनटों में हैम्पशायर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शुरू में हेनरी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि विक्रम ने उन्हें बताया था कि हेनरी ने उसकी जाति और धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। इस भ्रम के कारण अधिकारियों ने हेनरी का इलाज नहीं किया और 10 मिनट बाद ही CPR शुरू हुआ। एम्बुलेंस दल करीब आधी रात मौके पर पहुंचा। चोटों की गंभीरता के कारण हेनरी नोवाक को वही मृत घोषित किया गया। विक्रम डिगवा को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। स्टेशन तक ले जाते समय पीड़ित के भाई गुरप्रीत को उसके साथ जाने की अनुमति दी गई और दोनों के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया गया। गुरप्रीत ने भाई को आत्मरक्षा का दावा करने की सलाह दी, लेकिन विक्रम ने कहा कि सड़क पर कैमरे लगे हैं। बातचीत सुनने के बाद हैम्पशायर पुलिस ने सारे फुटेज जुटाकर घटनाओं की टाइमलाइन बना ली। वे विक्रम को हेनरी पर हमला करते देख सके, जिससे उसकी दोषिता साबित हो गई। उसी महीने बाद में विक्रम को चेतावनी दी गई और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। मई 26 को कई महीनों की पीड़ा के बाद हेनरी के परिवार को आखिरकार मौका मिला कि वे विक्रम से सामना कर सके, जब वह मुकदमे में खड़ा था। लूसी रॉस, हेनरी की मां, ने उसके खोने के गहरे प्रभाव और माता पिता को उसकी मौत बताने की पीड़ा साझा की। जूरी को अपना फैसला सुनाने में लगभग 1 महीने से थोड़ा कम समय लगा। जूरी ने विक्रम की आत्मरक्षा की दलील ठुकराकर उसे हत्या का दोषी ठहराया। 1 जून 2026 को विक्रम को उम्रकैद मिली, जिसमें कम से कम 21 साल की सजा जरूरी है। हैम्पशायर पुलिस इस मामले और अपनी कार्यशैली पर सार्वजनिक जांच कर रही है। हेनरी के पिता चाहते हैं कि लोग उनके बेटे को खुशमिजाज, शरारती और होशियार, बड़ी महत्वाकांक्षाओं वाले लड़के के रूप में याद रखें। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि उनके बेटे का नाम किसी विभाजन या नफरत के लिए इस्तेमाल हो। हेनरी नोवाक को फुटबॉल, गणित और परिवार के प्रति प्यार के लिए याद किया जाएगा। नंबर 7, जॉन और जेन डो के मामले सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि जांचकर्ताओं को यह जानना होता है कि वे कौन हैं और उनकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। अमेरिका में अज्ञात व्यक्ति के मामलों को नामस जैसी संगठित व्यवस्थाओं के कारण सबसे ज्यादा ध्यान मिलता है। दुनिया के कई मामलों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। वैलेंटाइन डे प्यार और जश्न का दिन है। चाहे आप अपने जीवन साथी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ मनाएं। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों का वैलेंटाइन डे थोड़ा अलग तरीके से शुरू हुआ। सुबह 11 बजे मेलबर्न पुलिस को मेरीवा लॉन्ग रिवर, कैनिंग स्ट्रीट के पास कॉल मिली और उन्होंने तुरंत जवाब दिया। राहगीरों ने पानी में एक आदमी की लाश देखी थी। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने आदमी को बेहोश पाया। पूरी कोशिशों के बाद भी पहले पहुंचे लोग उसकी जान नहीं बचा सके और उसे मौके पर मृत घोषित किया गया। प्रकाशन के समय उसकी मृत्यु का कारण जाहिर नहीं हुआ, लेकिन मेलबर्न पुलिस उसकी पहचान जानना चाहती है। रिपोर्ट्स के अनुसार वह व्यक्ति गोरा था। उसकी उम्र 21 से 50 साल के बीच थी। उसके बाल और चेहरे पर बाल काले थे। उसके शरीर पर खास टैटू थे। मम 1964 से 2006 और मिस्टर हॉर्स पावर दाहिने अग्रभाग पर, बाएं हाथ पर आग की आकृति तथा दाहिने बाहरी हाथ पर ऊनी वुडपेकर स्टाइल का कैरेक्टर। वह गहरे रंग की बार्बर टी शर्ट, काली जीन्स, स्टडेड बेल्ट, काले मोजे, सफेद ट्रेनर्स और सिल्वर नेकलेस पहने मिला। उस आदमी के पास पहचान दस्तावेज न होने से पहचान में दिक्कत आई। अपनी जांच के दौरान मेलबर्न पुलिस को एक रहस्यमय सुराग मिला। 8 फरवरी 26 को रात 8:10 पर वो आदमी सनशाइन नॉर्थ की ड्यूक स्ट्रीट पर चलता हुआ देखा जा सकता है। ये फुटेज उसकी लाश मिलने से 6 दिन पहले की है
और जांचकर्ता उसकी मौत से पहले के दिनों में उसकी गतिविधियों का पता लगाना चाहते हैं। सीसीटीवी, डिजिटल पुनर्निर्माण और फोटोग्राफ्स मीडिया में दिखाए गए, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इस मामले में कम जानकारी है क्योंकि पुलिस के पास सूचना कम है। उसके अग्रभाग पर मम टैटू सबसे अच्छा सुराग है। जांचकर्ता इस जानकारी का उपयोग उन महिलाओं के रिकॉर्ड खोजने के लिए कर सकते हैं जिनकी तारीखें इनसे मेल खाती है, ताकि देखा जा सके कि क्या उनके कोई जीवित बेटे हैं। 26 जुलाई तक मेलबर्न पुलिस को अब भी नहीं पता कि ये आदमी कौन है। वह हकदार है कि उसका नाम वापस मिले और उसे उसके परिवार के साथ उनकी आस्थाओं के अनुसार दफनाया जाए। अगर किसी के पास मेलबर्न जॉन डो केस की जानकारी हो तो कृपया विक्टोरिया पुलिस एवोंडेल हाइट्स पुलिस स्टेशन के +0393 767 नंबर पर संपर्क करें या नीचे दिए गए लिंक पर उन्हें ईमेल भेजें। इसके अलावा अगर आप गुमनाम रहना चाहते हैं तो आप क्राइम स्टॉपर्स ऑस्ट्रेलिया से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है +0318030 या नीचे दिए गए लिंक पर जाएं। नंबर 6। 4 साल की नैन्सी गथरी तेज, समझदार और स्वतंत्र महिला थी जिन्होंने अपने 3 बच्चों की परवरिश के लिए मेहनत की। उनकी बेटी सवाना गथरी एक मेगा स्टार पत्रकार बनी जिन्होंने NBC न्यूज़, MSNBC के लिए लिखा और बुश व ओबामा प्रशासन में व्हाइट हाउस संवाददाता रही। 26 साल की उम्र में नैन्सी अपनी बरसों की मेहनत के बाद मिली सेवानिवृत्ति का आनंद ले रही थी और एरिजोना के टक्सन में कैटलीना हिल्स के समृद्ध इलाके में अकेली रह रही थी। कैटलीना हिल्स करीब 50,000 लोग रहते हैं और नैन्सी ने यहाँ कई लोगों से अच्छी दोस्ती कर ली थी। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था और सभी लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। 31 जनवरी 2026 को नैन्सी परिवार के साथ समय बिताकर घर लौटी। अगला दिन रविवार था और नैन्सी अपने विश्वास में दृढ़ थी, इसलिए जब वह कॉर्नरस्टोन प्रेस्बिटेरियन चर्च की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम में नहीं आई तो सभा के लोग चिंतित हुए। नैन्सी जब भी संभव होता व्यक्तिगत रूप से चर्च जाना पसंद करती थी। हालांकि उनकी उम्र के साथ साथ उन्हें लगातार दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो गई थी। आधुनिक युग में उनका चर्च बस एक स्पर्श दूर था और वह कभी भी प्रवचन नहीं छोड़ती थी। उनके परिवार को जल्दी ही उनकी अनुपस्थिति का पता चल गया और वे यह सुनिश्चित करने के लिए उनके घर गए कि वह ठीक है। वे पहुंचे तो घर खाली था। उन्होंने तुरंत 911 पर कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पीमा काउंटी शेरिफ कार्यालय की टीम घर पर पहुंच गई और जांच शुरू हो गई। जांचकर्ताओं ने नैन्सी के लिए घर की तलाशी ली पर सुराग नहीं मिला। शुरुआत में लगा कि नैन्सी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई है, लेकिन उस दिन किसी पड़ोसी ने न उसे देखा न मदद के लिए पुकारते सुना। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसका फोन, पर्स व अन्य सामान घर पर ही था। अगर वह अपनी मर्जी से गई होती तो हड़बड़ी में निकली होती, लेकिन जांचकर्ताओं को शक था क्योंकि उसे दर्द रहता था और चलने में दिक्कत थी। सवन्ना की प्रसिद्धि के चलते उसकी मां की गुमशुदगी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने इस स्थिति पर अपनी राय दी और कई लोगों ने अटकलें लगाईं, जिससे परिवार का दर्द और बढ़ गया। जांच के कुछ दिनों बाद FBI ने भी तलाश शुरू की और मामला गुमशुदगी के मामले से हत्या के मामले में बदल गया। FBI को नैन्सी के घर के कैमरों से और इलाके के अन्य कैमरों से CCTV फुटेज मिला। 1 फरवरी 26 की शुरुआती घंटों में मिली फुटेज में एक आदमी दिखाई दिया जिसने स्की मास्क, भारी कपड़े और एक बैकपैक पहना हुआ था। FBI ने बताया उस आदमी की कमर में बंदूक थी। अज्ञात संदिग्ध ने कैमरे से अपना चेहरा दूर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अपना चेहरा पूरी तरह छुपा नहीं सका। जांचकर्ताओं ने मीडिया वीडियो देखे क्योंकि कैमरों ने अहम सुराग पकड़ा था। कुछ दृश्यों में नैन्सी के मुख्य दरवाजे से एक लाल रंग की लकीर जाती हुई दिखाई दे रही थी। उस आदमी की CCTV फुटेज मीडिया को जारी की गई थी। नैन्सी के गायब होने के कुछ दिन बाद परिवार को कई फिरौती नोट्स मिले। रिहाई के लिए कई मिलियन डॉलर की मांग की गई थी और पैसे क्रिप्टो करेंसी में भेजने को कहा गया। इस जून में FBI ने पाया कि फिरौती के नोट्स नकली थे, जो ठगों द्वारा परिवार के दर्द का फायदा उठाने की कोशिश थी। CCTV फुटेज
फोटो और वीडियो के बावजूद नैन्सी के मामले में कोई सुराग नहीं मिला है। अधिकारियों के अनुसार उसे जबरन ले जाया गया, पर किसने और क्यों, यह रहस्य है। नैन्सी का परिवार उम्मीद करता है कि वह सुरक्षित अपने परिवार के पास लौट आए, जहां उसकी जगह है। जिस किसी के पास भी जानकारी हो, उससे अनुरोध है कि वह पीमा काउंटी शेरिफ कार्यालय की डिटेक्टिव रेजिना मंजानेदो से संपर्क करे, नंबर 5203514660 पर, और केस नंबर 26020108 का हवाला दे। यह FBI के फिनिक्स कार्यालय से संपर्क करे, नंबर 623461 पर, या ऑनलाइन tips.fbi.gov पर। नंबर 5, 26 वर्षीय सेली ग्रेस कॉन्टारिनो जून 26 को नेवादा गई थी अपना सपना पूरा करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की सैली ने अकेले अमेरिका यात्रा के लिए महीनों काम किया था, जहां वह कैलिफोर्निया और नेवादा घूमने वाली थी। घर लौटने से एक दिन पहले वह गायब हो गई। अब जांचकर्ता उन्हें ढूंढ रहे हैं। जून की शुरुआत में सैली अपने घर से अमेरिका के लिए उड़ान भरकर अपनी अकेली यात्रा शुरू करने आई थी। सब कुछ वैसा था जैसा वह चाहती थी, और वह इस यात्रा का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वह उतरकर दोस्तों व परिवार को ठीक होने का मैसेज कर दिया। उन्होंने कैलिफोर्निया से यात्रा शुरू की, प्रमुख जगहों पर रुकी और परिवार को कई तस्वीरें भेजी। फ्री होने के बाद वह नेवाडा, खासकर लास वेगास चली गई, जिसे दुनिया का खेल का मैदान कहते हैं। 19 जून को जब उनकी घर लौटने की फ्लाइट में 2 दिन बाकी थे, उन्होंने अपने दोस्तों को एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मैं अभी लोन माउंटेन पर ट्रैकिंग करने जा रही हूँ, फिर घर लौटूंगी, मैं कल वापस उड़ान भरती हूँ। हमें पता है कि सैली ने बिना किसी परेशानी के अपनी ट्रैकिंग पूरी कर ली थी और वो वापस डाउनटाउन लास वेगास लौट आई थी। 21 जून को सैली के प्रियजन मेलबर्न एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरी यात्री के निकलने पर परिवार को कुछ गलत लगा। उन्होंने उस एयरलाइन से संपर्क किया जिससे सैली यात्रा कर रही थी, और पता चला कि वो कभी उस फ्लाइट में चढ़ी ही नहीं थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसके माता पिता ने लास वेगास पुलिस विभाग से संपर्क किया और अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई और जांच शुरू हो गई। पुलिस ने उसकी आखिरी गतिविधियों का पता लगाना कर 19 जून की CCTV फुटेज पाई। फुटेज में सैली टिम्बर्स बार एंड ग्रिल में दिखती है, और जब बार के स्टाफ से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह वहां करीब 2 घंटे तक थी। वह खुश थी और 21 तारीख को घर लौटने को लेकर उत्साहित थी। खाना खाकर वह पैदल बार एंड ग्रिल से निकली। आगे की CCTV फुटेज में उसे 1236 लास वेगास बुलेवार्ड पर स्थित बंगले के हॉस्टल में लौटते हुए देखा गया। उसी दिन बाद 20 या 21 जून को, रिपोर्ट्स में स्पष्ट नहीं है, सैली ने हॉस्टल स्टाफ से कहा कि वह सामान लेने फिर आएगी, क्योंकि वह माउंट चार्ल्सटन के लिए बस पकड़ने जा रही है। उसके बाद उसे किसी ने देखा या सुना नहीं। जब लास वेगास पुलिस हॉस्टल पहुंची तो वे उसका सामान और अन्य निजी चीजें बरामद कर सके। उन्हें यह भी पता चला कि लॉस एंजलिस के लिए उसका बस टिकट, जहां से उसे अपने घर के लिए उड़ान भरनी थी, स्कैन नहीं हुआ था। माउंट चार्ल्सटन में कुत्तों के साथ तलाश की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाल ही में सैली का एक चौंकाने वाला वीडियो ऑनलाइन आया। 17 जून के वीडियो में दिखा कि सैली को बोल्डर हाईवे पर 7-11 के बाहर एक पिकअप आर्टिस्ट ने संपर्क किया। अज्ञात व्यक्ति सैली से बाहर चलने को कहता है, लेकिन सैली अपने बॉयफ्रेंड के कारण मना कर देती है। लास वेगास पुलिस फिलहाल इस वीडियो और उसे रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति की जांच कर रही है, लेकिन अभी यह पता नहीं चला है कि उसका सैली की गुमशुदगी से कोई संबंध है या नहीं। लास वेगास पुलिस विभाग ने प्रेस बयान में सैली को संकटग्रस्त लापता वयस्क बताया और कहा कि वह गंभीर भावनात्मक तनाव में हो सकती है या उसे चिकित्सकीय देखभाल चाहिए। पुलिस ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि उन्हें क्यों लगता है कि सैली भावनात्मक तनाव में है या उसे चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता है। 7-11 के बाहर सैली का वीडियो इस मामले में नई रुचि लेकर आया है, और जहां इस वीडियो ने कई लोगों को अटकलें लगाने पर मजबूर किया है, वहीं ये याद रखना जरूरी है कि इसमें शामिल व्यक्ति पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है और वो दोषी साबित होने तक निर्दोष है। ये याद रखना जरूरी है कि सोशल मीडिया टिप्पणियों से
सैली के दोस्तों व परिवार पर भावनात्मक असर पड़ सकता है। सैली ग्रेस कॉन्टारिनो को एक श्वेत महिला के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल और आंखें भूरे रंग की हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच है और वजन 130 पाउंड है। उन्हें आखिरी बार ग्रे नीली स्वेटशर्ट, डेनिम शॉर्ट्स और काले सफेद जूते में देखा गया था। जिस किसी के पास भी जानकारी हो, उससे अनुरोध है कि वो लास वेगस पुलिस विभाग से 702 828 2907 पर संपर्क करे। केस नंबर LLV 260 600 83886 का हवाला दे या नीचे दिए गए ईमेल पते पर ईमेल करके जानकारी दे। नंबर 4, स्कॉटलैंड, हगिस, किल्ट, बैगपाइप्स और बेहद दोस्ताना लोगों की धरती। जब आप गैंग्स और अपराध परिवारों के बारे में सोचते हैं, अगर आप यूरोप से नहीं हैं, तो आपके दिमाग में शायद ही कभी स्कॉटलैंड को इन समूहों का घर मानने का ख्याल आए। 2026 में स्कॉटलैंड के 2 सबसे बड़े परिवारों की पुरानी दुश्मनी चरम पर पहुंच गई। 2 मार्च 2025 को एडिनबर्ग में एक कार जली हुई मिली थी। आगामी दिनों में एडिनबर्ग और ग्लासगो के व्यवसाय बड़े आगजनी हमलों के शिकार बने। 4 अप्रैल को एडिनबर्ग के हे ड्राइव स्थित एक घर को रात 1:20 बजे आग लगा दी गई। आग इतनी भयानक थी कि वह पास की संपत्ति तक फैल गई। शुक्र है दमकल ने आग बुझा ली और कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। अगले 1 महीने तक डैनियल और लायन परिवार के 2 बड़े अपराध सिंडिकेट रोज घर, व्यवसाय और कारों को निशाना बना रहे थे। 22 मई को ग्लासगो में 55 वर्षीय व्यक्ति पर उसके घर में हमला होने से हिंसा और बढ़ी। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने 4-5 लोगों को काले रेंज रोवर से उतरकर हमला करते और फिर उसी में भागते देखा। स्कॉटिश पुलिस जानती थी कि उन्हें इन हमलों को काबू में करना होगा, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन पोर्टुलिच शुरू किया। जांच में सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें 3 लोग ग्लासगो और एडिनबर्ग में घरों में आग लगाते दिखे। 2025 के अंत में 3 लोगों 21 वर्षीय मार्शल ओहारा, 22 वर्षीय फ्रेजर स्टीवर्ट और 21 वर्षीय एडन मैकलॉगलिन को दोनों शहरों के बीच हुए हमलों की श्रृंखला के संबंध में गिरफ्तार किया गया। अभियोजकों ने अदालत को बताया कि उनके पास डोरबेल कैमरों की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तीनों लोग पेट्रोल को लेटर बॉक्स में डालते हुए और फिर उसमें आग लगाते हुए दिख रहे हैं। ये तीनों उन दर्जनों लोगों में शामिल थे जिन्हें उस झगड़े के लिए गिरफ्तार किया गया था जिसने पूरे स्कॉटलैंड को अपनी चपेट में ले लिया था। ओहारा और स्टीवर्ट को 7.5 साल की सजा मिली, जबकि मैकलॉगलिन को पहले से काटी गई सजा के कारण सिर्फ 3 साल मिले। सजा सुनाते हुए जज ने कहा, जनता गैंगस्टरगिरी को स्वीकार नहीं करेगी, जैसा मैंने जुर्म कबूलने पर बताया था। परिवारों में दुश्मनी शांत है, पर पुलिस फिर टकराव की आशंका जता रही है। नंबर 3, 21 मई 2026 को वियतनाम के हो ची मिन सिटी में पुलिस को एक छोटे से रेस्टोरेंट से कॉल मिली। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने अपनी आंखों के सामने हुई एक हत्या की रिपोर्ट करने के लिए कॉल किया था। 24 घंटे में हो ची मिन सिटी पुलिस ने मामला सुलझाया, जिसका श्रेय सीसीटीवी कैमरों को जाता है। रात 10 बजे से पहले पुलिस को हो ची मिन सिटी की व्यस्त सड़क पर एक छोटे रेस्टोरेंट में भेजा गया। वहां पहुंचने पर उन्हें 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई लोरेंजो लामालू का शव मिला। शुरुआत में ऐसा लगा कि लोरेंजो वियतनाम में एक पर्यटक के रूप में थे, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने उनके बारे में और जानकारी जुटाई, मामला साफ होता गया। ऑस्ट्रेलिया में ये युवा ऑस्ट्रेलियाई अंडरवर्ल्ड में ऊंचे पदों पर पहुंच रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का मानना है कि मृतक लोरेंजो कथित तौर पर कोकोनट कार्टेल का एक उच्च स्तरीय सदस्य था, जो मुख्य रूप से पेसिफिका पुरुषों, प्रशांत द्वीपवासियों, समोअन वगैरह से बना एक आपराधिक गिरोह है। यह नाम कभी पैसिफिक आइलैंडर्स के खिलाफ अपमानजनक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इस गिरोह ने इसे अपना लिया था। फॉरेंसिक टीमों ने मौके पर काम किया और जांच शुरू होते ही पता चला कि अपराध स्थल वाली सड़क पर कई सीसीटीवी कैमरे लगे थे। 21 मई की फुटेज निकाली गई और कुछ ही मिनटों में मामला सुलझ गया। फुटेज की तस्वीरों में 2 लोग रेस्तरां में लोरेंजो की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। जैसे ही वे पास आते हैं, वे अपनी जेब में हाथ डालते हैं और एक आग्नेयास्त्र निकालते हैं और वहीं पर उस पर हमला कर देते हैं जहां वो बैठा होता है।
विस्तृत सीसीटीवी सबूतों की वजह से गिरफ्तारी होने में सिर्फ 72 घंटे लगे। 27 वर्षीय वाह और 23 वर्षीय टाफिया स्टीव को इस घटना में गिरफ्तार कर आरोपित किया गया, जिसमें वाह पर ट्रिगर दबाने का शक है। इन दोनों व्यक्तियों की जांच जारी है, जिसमें से एक ने यह स्वीकार किया है कि उसे हत्या करने के लिए किराए पर रखा गया था। नंबर 2, 85 वर्षीय क्रिस बग्जेरियन दयालु और अपने परिवार व समुदाय से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। क्रिस कई साल पहले विधुर हुए और सिडनी में अकेले रहते थे। 13 फरवरी 2026 को क्रिस रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाया। क्रिस की एक जानी पहचानी दिनचर्या थी जिसे वह हमेशा निभाते थे, इसलिए जब 13 तारीख की दोपहर तक उनके परिवार को उनसे कोई खबर नहीं मिली तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह समर्पित दादा, चाचा और पिता थे और परिवार जानता था कि वह अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए सिडनी पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और 11 दिन तक तलाश की। शुरुआती जांच में उन्हें घर में जबरन घुसपैठ के संकेत मिले और गहराई से जांच की जरूरत समझ आई। सीसीटीवी और रिंग डोरबेल कैमरों से पुलिस को 13 फरवरी सुबह की शुरुआती फुटेज मिली। उस फुटेज में लोगों से भरी एक कार उनके घर के बाहर खड़ी दिखाई देती है, जबकि 2 आदमी ऊपर नीचे चलते हुए इलाके का मुआयना कर रहे हैं। जांचकर्ताओं ने उम्मीद में ये तस्वीरें जनता में बांटी कि कोई उन्हें या उनकी कार पहचान ले। इस बीच पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि क्रिस को सुबह करीब 5 बजे उसके घर से अगवा किया गया और किसी दूसरी जगह ले जाया गया। संदेह सही निकले जब क्रिस के अवशेष सिडनी के बाहरी इलाके में फेंके हुए मिले। पोस्टमार्टम अधिकारी ने बताया कि घर से ले जाने के बाद क्रिस लगभग 40 घंटे जीवित रहा। पुलिस ने कई महीनों तक लगातार मेहनत की, जांच शुरू की और जनता से सुझाव लिए। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की मदद से इस अपराध से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिडनी पुलिस ने गिरफ्तारियों के बाद मीडिया को संबोधित किया और बताया कि क्रिस को गलत पहचान के मामले में निशाना बनाया गया था। इस दादा को डिमिट्रिस स्टेपनियान के रिश्तेदार मान लिया गया, जो पास के अमीर व्यवसायी थे। इन लोगों के खिलाफ मामला चल रहा है और ऑस्ट्रेलियाई न्याय व्यवस्था उनके मुकदमों की तैयारी कर रही है। क्रिस के परिवार ने मीडिया को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उन्हें उस दयालु आत्मा के रूप में याद किया जाए जो वे थे। वे एक समर्पित पिता, भाई, चाचा और दादा थे। वे बहुत प्यार किए जाते थे, बहुत ही सौम्य और सबसे दयालु इंसान थे जिन्हें हम जानते हैं, कोई ऐसा जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नंबर 1, 6 साल की नतालिया विलालोबोस कोलंबिया की मशहूर मॉडल और इन्फ्लुएंसर थीं। उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर हजारों फॉलोअर्स थे और वह अपनी पहुंच बढ़ा रही थी। 3 या 4 जून को, स्रोतों में भिन्नता है, नतालिया ने कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के एक लग्जरी अपार्टमेंट ब्लॉक में 14 रातों के लिए एक कमरा बुक किया था। पहली 13 रातें शांत रहीं। नतालिया अपार्टमेंट से मीटिंग, डिनर और शहर घूमने जाती रहीं। 21 जून को नतालिया का चेकआउट था, लेकिन यह साफ नहीं है कि उन्होंने औपचारिक रूप से चेकआउट किया या नहीं। हमें यह जरूर पता है कि अगले दिन 22 जून को एक क्लीनर उस अपार्टमेंट में गया जिसमें नतालिया ठहरी हुई थी और उसे एक तेज गंध का सामना करना पड़ा। क्लीनर उस गंध का पता लगाने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा और देखा कि शावर में एक सूटकेस छोड़ा गया था। चिंतित होकर क्लीनर ने सूटकेस खोला और उसके अंदर नतालिया के अवशेष भरे हुए पाए। मौके को घेर लिया गया और बोगोटा पुलिस जांच शुरू करने के लिए वहां पहुंची। पुलिस ने अपार्टमेंट परिसर में अन्य लोगों पर शक करते हुए सुराग खोजे। तभी उन्हें सीसीटीवी फुटेज में 46 वर्षीय ब्रिटिश डॉक्टर मैथ्यू फॉस्टर स्मिथ दिखे, जो कोलंबिया में छुट्टियां मना रहे थे। फुटेज में दिखाया गया कि मैथ्यू रात के लिए निकलने से पहले बेडशीट्स को अपार्टमेंट के लॉन्ड्री रूम में ले जा रहे थे। कोलंबियाई पुलिस ने बाद में अन्य भौतिक सबूत भी खोज निकाले जो यह सुझाव देते हैं कि मैथ्यू उस समय नतालिया के अपार्टमेंट में घुसे जब वह अकेली थीं। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि मैथ्यू ने नतालिया पर हमला कर शव को सूटकेस में रखा। अधिकारियों के पता चलने तक मैथ्यू इक्वाडोर भाग चुके थे।
उसकी गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय वारंट जारी हुआ। 26 जून 26 को सुर्खियां पढ़कर मैथ्यू ने द सन को विशेष इंटरव्यू दिया। वो मैं नहीं था। मैं आयरिश बार में बड़ी स्क्रीन पर इंग्लैंड बनाम क्रोएशिया मैच देख रहा था। मैच के बाद मैं शॉपिंग सेंटर गया। मैं इधर उधर घूमता रहा, एक आइसक्रीम खरीदी और बाद में खेलों के लिए वापस आ गया। इसी बीच मैथ्यू की पिछली गिरफ्तारियां सामने आईं। 2020 में उसने अपनी पूर्व प्रेमिका का पीछा करने के लिए डोरसेट में 18 महीने की सजा काटी थी। उसने उसकी निजी तस्वीरें भी ऑनलाइन साझा की थी। 2024 में उसे पीछा करने के एक और मामले में 2 साल की सजा मिली, जिससे नतालिया पर हुए हमले आकस्मिक थे या सुनियोजित, इस पर सवाल उठे। 27 जून 2026 को द सन को इंटरव्यू देने के अगले दिन मैथ्यू को इक्वाडोर के क्विटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, जब अधिकारियों को लगा कि वह यूके लौटने की कोशिश कर रहा है। उसे कोलंबिया प्रत्यर्पित किया गया, जहां उस पर नतालिया पर हमले का आधिकारिक रूप से आरोप लगाया गया। अगर दोषी पाया गया तो मैथ्यू को 40 से 50 साल की जेल हो सकती है। बोगोटा के मेयर कार्लोस गालन ने एक बयान में लिखा, बोगोटा में जो करता है वही उसकी कीमत चुकाता है। नतालिया की मां चाहती हैं कि उनकी बेटी को उसकी जीवंत आत्मा के लिए याद किया जाए और उम्मीद करती हैं कि उसका मामला देश भर की महिलाओं के लिए नए कानूनी संरक्षण बनाने में मदद करे। अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी व्यक्ति को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है तो कृपया जान ले कि मदद उपलब्ध है। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप 1-800-799-7233 पर कॉल कर सकते हैं। यूके में 882-000-247 पर कॉल करें। कनाडा में 1-888-70-970-90 पर कॉल करें। कोलंबिया में 01-800-112-137 पर कॉल करें या अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय शरण स्थल से संपर्क करें। आपको ये अकेले करने की जरूरत नहीं है।